व्यक्तित्व की कसौटी, आदर्श निष्ठा। जिस वातावरण में मनुष्य रहता है उसमें पतनोन्मुखी प्रेरणा उभारने वाले तत्वों की बहुतायत है। प्रायः अधिकांश व्यक्ति उसी प्रेरणा प्रवाह में बहते रहने और किसी तरह जीवन के दिन काटते हैं। उनका न तो कोई ऊंचा आदर्श होता है और न कोई सिद्धांत। शिष्णोदर परायण जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्ति ही उन्हें अभीष्ट होती है। उसी के इर्द गिर्द ही उनकी समूची चेष्टाएं गतिशील होती हैं। फलतः वे जीवन पर्यंत कुछ ऐसा नहीं कर पाते जिसे महत्वपूर्ण कहा जा सके। उच्च स्तरीय आदर्शों के प्रति निष्ठावान रह पाना उनके लिए कठिन पड़ता है। फलस्वरूप लोभ मोह का लाभ अपने स्वार्थों के लिए उठाते देखे जाते हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या ही अधिक है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो हर तरह की परिस्थितियों में अपनी आदर्श निष्ठा एवं सिद्धांत निष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रहते हैं। परिस्थितियां उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। आदर्शों की रक्षा, कर्तव्य परायणता को वे अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। प्रत्यक्ष घाटा उठाते हुए, सहर्ष असफलताओं का वरण करते हुए भी वे अपनी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देते। ऐसे व्यक्तित्व समाज, देश और संस्कृति के गौरव होते हैं। स्वयं तो महान बनते ही हैं, उनकी महानता अनेकों को प्रेरणा प्रकाश देने में समर्थ होती है। यूं तो आदर्शों एवं सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बातें कितने ही व्यक्ति करते रहते हैं, पर उन्हें व्यवहार में तो कुछ ही उतार पाते हैं। मनुष्य की वास्तविक परख तो लोभ मोह के अवसरों पर होती है। जो अपनी सिद्धांत निष्ठा के प्रति अडिग रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों से ही समाज फलता फूलता है। ऐसे ही कुछ प्रसंग यहाँ प्रस्तुत हैं। तब अंग्रेजों का शासनकाल था। अंग्रेज अपनी संस्कृति को भारतीय जनजीवन का अंग बनाने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे थे। कितने ही प्रकार के लोभ भी भारतीयों को दिए जाते थे। सरकारी कर्मचारियों को अंग्रेजी पोशाक पहनना आवश्यक कर दिया गया। सर आशुतोष मुखर्जी के ऊपर भी अंग्रेजी वेशभूषा अपनाने के लिए दबाव डाला गया। उनका ऑफिसर इस बात से सदा नाराज रहता था कि वे धोती कुर्ता पहनते हैं। एक दिन उस ऑफिसर ने आशुतोष मुखर्जी को बुलाया और कहा कि यदि तुम अंग्रेजी पोशाक पहन लो तो तुम्हारी पदोन्नति कर दी जाएगी। मुखर्जी ने अधिकारी के प्रस्ताव को दृढ़ता से इनकार करते हुए कहा, ऐसा कदापि संभव नहीं है। पद एवं पैसे के लिए मैं अपना जातीय स्वाभिमान कभी परित्याग नहीं कर सकता। ये सोचकर कि ऐसा अनौचित्यपूर्ण दबाव सदा पड़ता रहेगा, उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया तथा स्वतंत्रता संग्राम में अपना सक्रिय योगदान देने लगे। काला कांकर नरेश राजा रामपाल सिंह ने हिंदुस्तान नामक पत्र आरंभ किया। उन दिनों महामना मालवीय की विद्वत्ता की ख्याति सर्वत्र फैल चुकी थी। संपादन के लिए उपयुक्त व्यक्ति जानकर राजा रामपाल सिंह ने मालवीय जी को इस कार्य के लिए सादर आमंत्रित किया। साथ में आजीविका के रूप में 250 रुपये माहवार की एक बड़ी धनराशि भी निर्धारित कर दी, जो आज के लगभग 3000 रुपये के बराबर होती है। ये सोचकर कि आजीविका के साथ साथ राष्ट्रीय विचारों को देशवासियों के समक्ष स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने के लिए सुअवसर मिलेगा, मालवीय जी ने राजा साहब का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह बात मालवीय जी को पहले ही मालूम हो गई थी कि राजा साहब को शराब पीने की बुरी लत है। सोचा शायद सुधर जाएं। उन्होंने संपादन कार्य स्वीकार करने से पूर्व यह शर्त लगा दी कि राजा साहब
कभी भी नशे की स्थिति में उनसे नहीं मिलेंगे। पर नशे के अभ्यस्त ढर्रे के कारण राजा साहब अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सके। यह देखकर मालवीय जी ने संपादन कार्य से इस्तीफा दे दिया। उन्हें अधिक वेतन आदि देने का प्रलोभन राजा रामपाल सिंह देते रहे, पर मालवीय जी की आदर्श निष्ठा अविचलित ही बनी रही। ब्रिटिश सरकार ने पंडित नेहरू को विचलित करने के लिए एक चाल चली और कहा कि यदि जवाहरलाल नेहरू देश की राजनीति में भाग लेना छोड़ दें तो उन्हें श्रीमती कमला नेहरू की देखरेख के लिए हमेशा के लिए जेल से मुक्त किया जा सकता है। कमला नेहरू को उस समय क्षय रोग हो गया था। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था। नेहरू जी जब बनारस जेल में थे, उक्त आशय का एक पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी जेल में ब्रिटिश सरकार ने भेजा। पंडित नेहरू की परीक्षा की यह विचित्र घड़ी थी। एक ओर धर्म पत्नी की रुग्णावस्था, दूसरी ओर देश प्रेम। आखिर उन्होंने पत्नी से परामर्श के लिए एक दिन जेल आकर मिलने का आग्रह किया। वे समय पर जेल पहुंची। ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव की सूचना श्रीमती कमला नेहरू को भी मिल चुकी थी। उन्होंने सजल नेत्रों से पर स्पष्ट शब्दों में नेहरू जी से आग्रह किया, आप सहर्ष राजनीति में बने रहिए। देश को, मातृभूमि को आपकी आवश्यकता है। इस नश्वर शरीर की देखरेख के लिए आप राष्ट्रीय हित का परित्याग न करें। धर्म पत्नी से प्रेरणा पाकर पंडित नेहरू ने किसी भी कीमत पर ब्रिटिश सरकार का दबाव स्वीकार न करने का निश्चय किया। उधर श्रीमती कमला नेहरू की स्थिति बिगड़ती चली गई और अंततः उनका रुग्णावस्था में ही देहांत हो गया। पर नेहरू जी की देश प्रेम की आस्था अडिग रही। बंगाल के दिवंगत नेता डॉक्टर विधान चंद्र रॉय बिहार से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ रहे थे। उन दिनों कलकत्ता में ट्रॉम गाड़ी चलना शुरू हुआ था। उनके एक अंग्रेज प्रोफेसर थे, कर्नल पैक, जो अपनी घोड़ा गाड़ी से कहीं जा रहे थे। कर्नल पैक की गाड़ी ट्रॉम गाड़ी से टकरा गई। विधान चंद्र के सामने ही ये घटना घटी। कर्नल साहब ने घोड़ा गाड़ी के कोचवान के विरोध में विधान चंद्र राय को गवाह बनाना चाहा। अपना मंतव्य उन्होंने राय के समक्ष स्पष्ट किया। गलती कोचवान की नहीं थी, इसलिए विधान चंद्र ने ऐसा करने से दृढ़ शब्दों में इनकार कर दिया। एक विषय की मौखिक परीक्षा के इंचार्ज यही प्रोफेसर कर्नल पैक थे। उन्होंने अपनी नाराजगी का बदला विधान चंद्र राय को मौखिक परीक्षा में फेल करके लिया। पर युवक विधान चंद्र के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूरी लगन के साथ दोबारा वे परीक्षा की तैयारी करते रहे। इस बीच कर्नल की अंतरात्मा ने भी उसे अवांछनीय कृत्य के लिए कोसा। उसने विधान चंद्र राय से क्षमा मांगी तथा उनकी सत्यनिष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की। लाहौर के मिशन हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में एक विद्यार्थी पढ़ता था। तब अंग्रेजों का शासनकाल था। पढ़ाते पढ़ाते एक अंग्रेज अध्यापक ने हिंदू धर्म और संस्कृति पर अनेकों प्रकार के आक्षेप कर डाले, जिनमें यथार्थता का थोड़ा भी अंश न था। एक किशोर बालक को यह सहन न हुआ। वो तुरंत खड़ा हो गया तथा विनम्रतापूर्वक उसने अध्यापक के आक्षेप का तर्कपूर्ण ढंग से विरोध किया। प्रसंगवश उसने ईसाई धर्म की कुछ गलत मान्यताओं पर भी आक्षेप कर डाला। भला धर्मांध अंग्रेज अध्यापक को ये कैसे सहन हो कि एक हिंदू बालक ऐसी धृष्टता करे। अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अध्यापक ने किशोर को बेतों से बुरी तरह पीटा तथा अपनी गलती स्वीकार करने के लिए विवश किया। पर मार सहते हुए भी किशोर ने अनौचित्य के सामने सिर नहीं झुकाया।
यह किशोर आगे चलकर महात्मा हंसराज के नाम से सुविख्यात हुआ, जिसने जीवन भर हिंदू धर्म के प्रचार एवं प्रसार का कार्य किया। पंजाब भर में दयानंद आर्य वैदिक महाविद्यालयों की स्थापना की। मोहवश घर के सगे संबंधियों की अनौचित्यपूर्ण बातों का अधिकांश व्यक्ति विरोध नहीं कर पाते और सहन करते रहते हैं। फलतः अवांछनीय प्रचलनों को प्रश्रय मिलता है। राजा राम मोहन राय एक ऐसे साहसी व्यक्ति थे जिन्होंने परिवार का विरोध लेकर भी अविवेकी मान्यताओं का डटकर विरोध किया। उनके पिता अत्यंत ही रूढ़िवादी थे। किशोर वैसे ही मोहन राय ने सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध के विरोध में आवाज उठाई। रूढ़िवादी पिता को यह अच्छा न लगा। उन्होंने मोहन राय से कहा कि या तो तुम उपरोक्त प्रचलनों का विरोध करना छोड़ दो, अन्यथा घर से निकल जाओ। आदर्शों के प्रति निष्ठावान मोहन राय ने सहर्ष घर छोड़ना स्वीकार कर लिया, पर अविवेकी परंपराओं का समर्थन नहीं किया। जीवन पर्यंत वे दृढ़ता के साथ अंधविश्वास, अविवेक एवं अज्ञान का विरोध करते रहे। अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है। ऐसे भी आदर्शों के पुंज हुए हैं जिन्होंने सहर्ष मृत्यु को वरण कर लिया, पर मानवीय विशेषताओं पर आंच नहीं आने दी। ब्रिटिश न्यायालय के कटघरे में क्रांतिकारी उधम सिंह खड़े थे। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बम विस्फोट कर तहलका मचा दिया। जज ने प्रश्न किया, नौजवान, क्या तुम अपने बचाव के लिए वकीलों की सहायता लेना चाहते हो? उत्तर मिला, नहीं। प्रश्नों का सिलसिला चल ही रहा था कि एक अंग्रेज युवती भीड़ को चीरती हुई न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुई। माननीय न्यायाधीश से उसने युवक उधम सिंह से कुछ पूछने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही वह उधम सिंह से बोली, युवक, क्या तुम बता सकते हो कि जब तुम्हारी रिवॉल्वर में 3 गोलियां शेष थीं, तो तुमने मुझ पर गोली चलाकर निकल भागने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हारे पास एक चाकू भी था, चाहते तो वार करके आसानी से निकल सकते थे। उल्लेखनीय है कि वह अंग्रेज युवती ही उधम सिंह की गिरफ्तारी का कारण बनी थी। उधम सिंह ने अत्यंत शिष्टता और विनम्रता से उत्तर दिया, बहन, हम भारतीय हैं। स्त्री पर हाथ उठाना हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, इसलिए मैंने रिवॉल्वर की गोलियों का उपयोग नहीं किया तथा जेब में पड़े चाकू को भी विश्राम करने दिया। यदि आपके स्थान पर कोई अंग्रेज अफसर होता तो मेरी गोली का अवश्य निशाना बन जाता। युवती के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। प्राणों की बलि देकर भी सांस्कृतिक आदर्शों के ऊपर आंच न आने की अपूर्व एवं बेमिसाल निष्ठा को देखकर उपस्थित जन समुदाय के नेत्र भी सजल हो उठे। नरनाहर उधम सिंह को मृत्युदंड मिला, पर आज भी उनके साहस व आदर्श निष्ठा को याद करके हर भारतीय का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। एक और प्रत्यक्ष असफलता को भी वरण करके आदर्शों की रक्षा करने वालों के उपरोक्त उदाहरण हैं, जिनके अविस्मरणीय संस्मरण याद आते ही हृदय पुलकित हो उठता है। दूसरी ओर आज की स्थिति को देखकर मन ग्लानि से भर उठता है। तिनके की भांति अवांछनीयता के प्रवाह में बहने तथा डूबने उतराने वालों की ही आज समाज में बहुतायत है। ऐसों से भला समाज एवं संस्कृति के उत्थान की किस प्रकार आशा की जा सकती है? इस समय देश को सर्वाधिक आवश्यकता है ऐसे ही आदर्श परायण चरित्रनिष्ठ व्यक्तित्वों की।